क्वेश्चन 1 देखिए आप, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू बता दिए जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक तरीका तो ये हम चारों ऑप्शंस को यूज करें और वेरीफाई करें। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 दे रखा है, कौन कौन से ऑप्शन में बन रहा है? इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड 7, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड 7 नहीं बन रहा, इन दोनों का सम माइनस जेड 7 बन रहा है, इन दोनों का सम माइनस जेड 7 बन रहा है। तीसरा है एक्स प्लस जेड माइनस वाई 5, तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई 5 नहीं बन रहा, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमने ऑप्शंस की मदद ले ली। बाकी अगर एग्जाम में यहाँ पे कुछ और पूछ लेता मुझसे एक्स वाई जेड की वैल्यू ना पूछता, मुझसे क्या देता, भैया आप बताओ, इसे थोड़ा सा मुश्किल बनवाना होता तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता कि आप ये बताइए कि 2x प्लस 3y प्लस 8z का मान क्या होगा। तो क्या आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर पाते? नहीं कर पाते, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी पड़ती। तो उस केस में कैसा करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट। आप ना दो दो का पोर्शन बना लीजिए, मतलब 3 इक्वेशन है ना, तो पहले 2 इक्वेशन लीजिए, इनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए। जैसे यहाँ पे प्लस जेड है माइनस जेड, अगर मैं सम कर दूंगा इन दोनों का तो जेड एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2x प्लस वाई बनेगा, यार लिख ही दो चलो। 15 प्लस 7 ये आ गया 22 और मेरे पास x प्लस वाई आ गया 11। अब दोबारा मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा और इस तरीके से कि मेरे पास z एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो z एलिमिनेट करने के लिए फिर से मुझे सम ही करना है, क्योंकि x प्लस वाई ये 2 वेरिएबल यहां पे लिए ना, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। अब मैं इन्हें क्या कर रहा हूं, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन पे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इन दोनों को यूज करके 2 वेरिएबल x और y आने चाहिए। तो अब भी आप देखेंगे सम करते ही मेरा सही आ रहा है। अगर मैंने सम कर लिया तो z से z कट गया मेरा और y से y कट जाएगा, तो ये तो सिंपल ही हो गया मेरे लिए, 2x हो गया, इसके बराबर 12 के बराबर, और यहां से मुझे x डायरेक्टली मिल गया 6। अगर x 6 है तो y मेरे पास क्या हो गया, 5 हो गया, और ये 5 है तो मेरे पास यहाँ पे 6 और 5 11, तो z कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वरना यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनती है, उसे सिंप्लीफाई करके आप कर सकते थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये डेटा वैल्यूज दे रखी हैं, हमें बताना है 14 मीडियन प्लस 2 मोड प्लस 2 मीडियन माइनस 9 मीन क्या होगा। तो पहले तो हमें मीडियन अगर निकालनी है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास 6 है, फिर 8 भी है, फिर मेरे पास 5 भी है, फिर मेरे पास 9 है, फिर मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 8 है, फिर मेरे पास 6 है अगेन, फिर मेरे पास 7 है अगेन, और फिर मेरे पास 8 है अगेन। तो ये वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है। तो मीडियन क्या होगा, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो 7 तो हो गया मेरा मीडियन। मोड क्या होगा, 8 3 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार ये आ रहा है, तो मोड हो गया मेरे पास 8। मीन निकालना पड़ेगा, मीन के लिए सबका सम कर दो, 11 17 24 31 39 47 55 और 9 64, भाग मेरे पास वैल्यू आएगी ये 9 वैल्यूज है। 14 मोड, 14 8 जा कितना होता है 112, 2 मीडियन 14 माइनस 9 मीन, तो 9 इंटू 64 बाई 9 करूंगा तो 64, तो इन दोनों का डिफरेंस तो माइनस 50, इसमें 50 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 62। चले आगे, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक ट्री की एज जो है वो डिटरमाइन की जाती है नंबर ऑफ रिंग्स इन इट्स ट्रंक, और इसकी जो वैल्यू है ये इसकी एज के प्रोपोर्शनल है। एक ट्री के अंदर 36 रिंग्स हैं और उसकी एज 48 ईयर्स है। और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60,000। अगर हमें बताना है कि एक ट्री जिसमें 30 रिंग्स हैं उसकी एज क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उसी में पेस्ट बनाया गया, मैं रिपीट करता हूं। कहता है एक ट्री की जो एज है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ रिंग्स,
और आगे क्या था, जो उसकी वैल्यू है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, वो उसकी एज के प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू एज के प्रोपोर्शनल है, एज नंबर ऑफ रिंग्स के प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स। आप ये भी कह सकते हैं सर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप आ रही है ना, मैं वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि एज भी वैल्यू से ही डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ रिंग से ही मेरी एज डिटरमाइन हो रही है और नंबर ऑफ रिंग से ही मैं वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकता हूं, ठीक है। पहले हमें क्या आता है यहाँ पे कि एक ट्री में 36 रिंग्स है, तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूं v1 बाय v2। इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a1 बाय a2 और इसे मैं लिख सकता हूं r1 बाय r2। क्या यही मेरे पास रिलेशनशिप बनेगी? नंबर ऑफ रिंग्स को लिख सकते हो आप n1 बाय n2। एक ट्री जिसके अंदर कितने रिंग्स हैं, 36 रिंग्स हैं, 48 उसकी एज है और उसकी कीमत कितनी है, 60,000 है। ये हमें दे रखा है। आगे कहता है एक ट्री जिसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स हो 30, तो आप बताओ उसकी एज क्या होगी और आप ये भी बताओ कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्टली आप यहां पे सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो, ये आया 5 और ये आया 6, यहां पे इसे सिंप्लीफाई करूंगा पहले तो 6 से कट जाएगा, ये कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 इंटू 5 40, तो एज आ गई मेरे पास 40। और अब इसको अगर मैं यूज कर लूं इसके साथ, तो 6 से काटूंगा 60,000 को, 10,000 इंटू 5, वैल्यू आ गई मेरे पास 50,000। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ट्रिपल रिलेशनशिप बन रही है मेरी वैल्यू के यहाँ पे। तो ऐसे कर सकते हो, सिंपलेस्ट तरीका है करने का, एग्जाम में आए तो डायरेक्टली करना। अब हमें क्या रखा है यहाँ पे, क्या है, एक कैन है जिसके अंदर वाटर और मिल्क है, जिसके अंदर मिल्क 30% है। इसका एक पार्ट निकाला गया, रिप्लेस किया गया दूसरे मिक्सचर से जिसमें 25% मिल्क है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क, अगर फाइनल मिक्सचर में हमारे पास 26% है तो कितनी क्वांटिटी हमने मिक्सचर की रिप्लेस करी। तो आप कहेंगे सर पहले जो मेरे पास मिक्सचर था उसमें 30% था, ठीक है, मैंने उसमें से मान लो कुछ क्वांटिटी निकाल भी लिया, के क्वांटिटी निकाल लिया, तो अब जो मिक्सचर बनेगा मेरे पास उसके अंदर भी तो 30% ही रहेगा। मैंने एक तरीके से आपको मैं बताता हूं, मान लो मेरे पास इनिशियली मिक्सचर कितना है, x है, ठीक है, उसमें मिल्क कितना है, 30% है। अब इसमें से मैंने y अगर निकाल लिया तो मेरे पास मिल्क कितना, मिक्सचर कितना बचा, x माइनस वाई। लेकिन क्योंकि मैंने पूरा मिक्सचर निकाला है तो मिल्क की परसेंटेज चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन तो मिल्क की सेम ही रहेगी। तो मैंने कहा अब इसके अंदर मेरे पास 30% क्या है, मिल्क है। अब जितना मैंने निकाला उसकी जगह क्या मैंने डाला, मैंने उसकी जगह मिल्क डाला जिसकी कंसंट्रेशन है 20, जो मिक्सचर डाला उसमें मिल्क की कंसंट्रेशन है 25%, तो ये हो गया 25%। तो x माइनस वाई ये है, टोटल y मेरे पास जितना निकाला तो उतने डाला, तो y मैंने 25% वाला मिल्क डाल दिया। जो मेरे पास सॉल्यूशन बना उसमें मिल्क आया 26%, तो ये आया 26%। किस रेशियो में मिलाया होगा, आप कहेंगे सर एलिगेशन लगा लेते हैं, ये आ गया 1 और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 4। तो मैं कह सकता हूं y जो है वो अगर 4 रेशियो है तो x माइनस वाई मेरे पास 1 रेशियो रहा होगा। टोटल कितना हो गया मेरे पास, आप कहेंगे सर टोटल था मेरे पास x, तो अगर इस वाली वैल्यू में x माइनस वाई में y को जोड़ दूं तो ये टोटल बन जाएगा। 5 रेशियो मेरे पास x है, कितना मैंने रिप्लेस करा, आप कहेंगे सर y को रिप्लेस कराना मैंने, तो वो है 4, तो कितना फ्रैक्शन में रिप्लेसमेंट हो गया, 4/5। क्लियर है सभी लोगों को? ध्यान से करना, कुछ बच्चे जो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए क्वांटिटी लेके दिखा दिया कि मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है, मान लो उसमें x लीटर सॉल्यूशन है, उसमें से अगर मैं y निकाल लूंगा तो परसेंटेज चेंज नहीं होगी। एक बार और एग्जांपल से समझ लो, मेरे पास यहाँ पे x ml सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 30% मिल्क है, तो मैं कह सकता हूं 30% ऑफ x मिल्क है, बाकी वाटर होगा, है ना। अब मैंने इसमें से कुछ निकाल भी लिया, तो मेरे पास मान लो y निकाल भी लिया, तो x माइनस वाई बचा, तो इसमें अब क्या होगा, 30% ऑफ x माइनस वाई मिल्क होगा, ठीक है, तो परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ना मिल्क की। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास, कितने नंबर्स होंगे जो 7 के भी और 11 के भी मल्टीपल है और छोटे हैं किससे, 1000 से। तो आप कहेंगे सर 7 और 11 दोनों चाहिए, तो इनका एलसीएम आएगा 77।
77 से कटने वाली कितनी संख्या होगी? 1000 है, एक से लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज लेनी है। 77 से डायरेक्टली डिवाइड करो, 1 जा 77, फिर बचा यहाँ पे 230। कितना टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा। तो मेरे पास ये 154 आएगा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो कितनी वैल्यू जाएंगी? 12 वैल्यू जाएंगी, डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछ लेता रेंज कि भैया आप बताओ 200 से लेके 1000 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं जो 7 से भी और 11 से भी कटे, तो दिमाग लगाना पड़ता है। यहां तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना हम, और 1000 हमें इंक्लूड भी नहीं करना था इसमें। अगला सवाल मेरे पास, एक PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू। एग्जाम में पूछा गया था ये वाला सवाल भी। कुछ इस तरीके से कि PQ क्या है? x माइनस वाई है। आगे कहता है QR मेरे पास x के बराबर दे रखा है, PR x प्लस वाई, तो ये वाली वैल्यू x प्लस वाई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे कहता है ऐसे एक पॉइंट है QR पे, कुछ किस तरीके से QS PQ के बराबर, तो S ले लिया, और यहां से अगर मैं QS की बात करूं, वैसे मिलाने की जरूरत नहीं थी, QS मेरा जो है ये वाली लेंथ, ये PQ के बराबर है, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? x माइनस वाई आ गया। अब यहां से मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये x माइनस वाई है, ये पूरा x है, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो ये वाली दूरी y आ जाएगी। चलो, हमसे क्या पूछा है? QS रेशियो SR बता दो, ये रेशियो दिस बता दो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x y। तो x माइनस वाई रेशियो y हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल, एक ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इनके बीच में, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 4ab। तो ये 4xy आएगा मेरे पास, और यहां से क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, लेंथ है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे x से x एलिमिनेट कर दो, x मेरे पास किसके बराबर आ गया? 4y के बराबर आ गया। अगर x 4y के बराबर है तो 4y माइनस वाई 3y डिवाइडेड बाय y, दिस विल गिव मी 3 और रेशियो 1, दिस विल बी माय आंसर। चले आगे, बहुत बस पढ़ने में लेंदी लग रहा था, है आसानी। अगला सवाल कहता है एक वेंडर 20 लैपटॉप खरीदता है 13,000 रुपीज में, और बेचता कुछ इस तरीके से कि 15 लैपटॉप वो बेचेगा कितने रुपए के? लैपटॉप बैग कहता है कितने लैपटॉप बैग्स खरीदने चाहिए और बेचने चाहिए जिससे कि ओवरऑल पे उसे प्रॉफिट कितने का हो जाए? 3,225। चलो, आप कहेंगे सर 20 लैपटॉप बैग की कीमत इतनी है, तो एक लैपटॉप बैग कितने का खरीदा होगा? 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये 6500 आ जाएगा, नहीं 650 आ जाएगा खाली। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। 15 इतने के बेचेगा, तो एक कितने का बेचेगा? 15 से अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास पहले तो ये 6 जाएगा, फिर 112 7 जाएगा, और 75 5 जाएगा। इतने का बेच रहा है, तो एक बैग पे कितना कमा रहा है? 25। टोटल कमाने कितने हैं? 3225। तो कितने बैग बेचने पड़ेंगे? 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसे, तो 1 जा 2 जा और 9 जा, 129 बैग खरीदने और बेचने पड़ेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं है। अगला सवाल मेरे पास, एक एग्जाम है जिसके अंदर 2 पेपर है, एक्स और वाई। दोनों पेपर में मैक्सिमम जो स्कोर किया जा सकता है वो 20 मार्क्स से स्कोर किया जा सकता है, लेकिन पेपर की वेटेज भी है। एक्स पेपर की वेटेज है 3 रेशियो और वाई पेपर की वेटेज हमें दे रखी है 2 रेशियो। रिया ने क्या किया? 16 स्कोर किया 20 में से पेपर एक्स में, और ओवरऑल उसे 75% मार्क्स मिले एग्जाम में। तो हमें बता दो कि कितना उसने पेपर वाई में स्कोर किया होगा आउट ऑफ 20। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? देखो, एक पेपर मेरा कितने का है? 20 नंबर का है। अगर वेटेज उसकी पहले पेपर की 3 रेशियो है, दूसरे की 2 रेशियो है, तो मैं फिलहाल मान लेता हूं इसे 3x और इसे 2x। तो मैं कह सकता हूं पहला पेपर मेरा 20 की जगह
वेटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 इंटू में 3 60x का हो गया, और दूसरा पेपर मेरा 20 इंटू में 2x, ये हो गया मेरे पास 40x का। ठीक है, टोटल पेपर जो हो गए मेरे वो 100x के हो गए। अगर रिया ने टोटल 75% स्कोर किया तो उसने कितना स्कोर कर दिया, 75x स्कोर कर दिया। पेपर 1 में उसका कितना स्कोर आया है, 16, तो 16 इंटू में 3 उसने कितना कर दिया, 48x कर दिया। तो 48x अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी 27x। इतना उसने पेपर 2 में करा होगा। ठीक है, 2x। अगर यहां पे क्या हो रहा है हमारा, एक क्वेश्चन को मैंने 2x माना है, तो यहां पे 2x से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, डेट इज 13.5। उसका स्कोर आया होगा 13.5। क्लियर? आप इस तरीके से क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं। बाकी और भी चीजें ट्राई करना चाहो तो इस क्वेश्चन में ट्राई की जा सकती है। चले हम आगे। अगला सवाल क्या आता है, मेरे पास दो ट्रेनें ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, प्लेस पी और क्यू से। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद मान लो इस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करा। ए को टाइम लग रहा है वो है 9 घंटे, और जो बी को टाइम लग रहा है वो है 16 घंटे। अगर ए की स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पे 56, तो बता दो बी की स्पीड क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी हुई है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो के स्क्वायर रूट के। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे पास, टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। ये हम कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला ये निकल के आता है जो हम यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जो आप सब ने पढ़ा होगा। 56 बाय स्पीड ऑफ बी, या टाइम ऑफ बी है 16/9, तो 4/3 आएगा। 4 से काटूंगा 14 इंटू में 3, 42 आ गई क्या। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास P दे रखा है 106, Q दे रखा है 105 और R दे रखा है 104। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी बताना है। अच्छा, आपको पता है जो पूछा गया है ये किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है हाफ P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। और जब मेरे पास, वैसे तो हम यहां से सोल्व करके निकाल ही सकते हैं ये वाली वैल्यू, लेकिन जब ये तीनों वैल्यूज मुझे किसमें दिख जाएं, एपी में दिख जाएं, इसमें एपी में 1 1 सीक्वेंस में अगर मैं लूं तो एपी में मुझे 1 1 के गैप के साथ ये तीनों की तीनों वैल्यूज मिल जाए, तो इसे पूरा सिंप्लीफाई करके जो मेरा आंसर आता है वो 3 इंटू में जो इनका गैप है ये इसका स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू में 1 स्क्वायर और आंसर आ गया मेरे पास 3। डायरेक्टली करते हैं, ये सभी लोगों ने डायरेक्टली कर लिया होगा और अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। चलो आगे बढ़ना, सिंप्लीफाई कर दो, वैल्यू रखोगे आप तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपको मिलेगा, सोल्व करके 3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स से रखी हैं, हमें बताना है कि रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा। तो अभी यहाँ पे 3 4 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, आप उससे कर सकते हैं, बट फिलहाल आप ध्यान से समझिए कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर क्या रिलेशनशिप होती है हमारे पास। अगर ए बी, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 3 साइड है, इन तीनों साइडों पे ऑल्टीट्यूड बनेगी, ठीक है, साइड की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो मैंने कहा चलो ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 4 और ये वाली साइड है 5। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उससे बाद में देख लेना, अभी कंसेप्ट समझ लो बस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे कि अपोजिट वर्टेक्स, ए बी के अपोजिट वर्टेक्स है सी, सी से एक एल्टीट्यूड जाएगी, एक ऑल्टीट्यूड मेरी बी से जाएगी और एक ऑल्टीट्यूड मेरी ए से जाएगी। कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं ऑल्टीट्यूड को इसे h1 लिख देता हूं पहली साइड को, इसे लिख देता हूं h2 और इसे लिख देता हूं, दूसरी साइड मेरी ये है तो इसे मैं लिख देता हूं h2 और तीसरी साइड मेरी ये है, इसे लिख देता हूं h3, ठीक है। सीक्वेंस में साइड्स देखनी है, साइड्स पे जो अल्टीट्यूड चल रही है उसका रेशियो पूछा है,
तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू H1 ये एरिया के बराबर होगा। ऐसी हाफ इंटू बी सी इंटू H2 ये बराबर होगा हाफ इंटू सी ए इंटू H3। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे इन सबको देखूं मैं तो हाफ कट जाएगा सब जगह, ठीक है, या फिर हाफ को इस केस में निकालूं मैं अगर H1, तो आप कहेंगे सर H1 आ जाएगा मेरे पास 2a डिवाइडेड बाई ए बी। ये 2a क्या है, एरिया। ऐसे ही मेरे पास ये H1 है, H2 निकालूंगा तो अगेन 2a डिवाइडेड बाई बी सी, और ऐसी H3 निकालूंगा तो ट्वाइस इंटू में एरिया डिवाइडेड बाई सी ए आएगा। अगर आप रेशियो लेंगे H1 रेशियो H2 रेशियो H3 तो ये आता है 1 अपॉन ए बी रेशियो 1 अपॉन बी सी रेशियो 1 अपॉन सी ए। यह इतनी चीज क्लियर हो गई। तो जो हाइट का रेशियो होता है ना वो साइड्स के इनवर्स के रेशियो के बराबर होता है। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/345 था तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। कोई गलती मत करना इसमें। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 60, तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा 4 इंटू 5 यहाँ पे बचेगा 20, फिर यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 5 15 बचेगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू 4 12 बचेगा। तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 दिस विल बी माई आंसर। कोई भी ट्राइंगल, अब ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चीजें अलग चलेंगी मतलब, लेकिन रिजल्ट यही आएगा आपके पास। कहता है हमारे पास एक एक्यूट एंगल है तो आप बता दो 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन ए किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी साइन और कोस के फॉर्म में। तो 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन का हमसे पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करके चीजें दिख रही है तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम कैसे करते हैं। 1 माइनस कोस है तो यहाँ पे 1 प्लस कोस और यहाँ पे 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा तो वो हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर, और नीचे बनेगा साइन 1 प्लस कोस, तो साइन से साइन कट गया साइन 1 प्लस कोस है क्या ऑप्शन में, तो यही आंसर देगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये रिजल्ट के तौर पे भी याद रख लो 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन किसके बराबर होता है, साइन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय साइन इनटू में साइन अपॉन में 1 प्लस कोस। अब इसे रिवर्स करके और मल्टीप्लीकेशन में कुछ दे दिया इनटू में सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, बताओ सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये भी मैंने सीधा सीधा लिख दिया, कुछ रिवर्स करके कुछ और बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस दिखेंगे आपको प्रीवियस ईयर, आप देखोगे तो इस टाइप के। हमसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में 12, ये ब्रैकेट छोड़ देना, ब्रैकेट नहीं है ये, 12 कोस क्यूब 20 डिग्री माइनस 9 कोस 20। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे सिंगल 20 है। 20 का मान तो आपको पता नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला लगेगा। आप कहेंगे सर ये 12 है और 9 है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 4 कोस क्यूब 20 माइनस 3 कोस 20। तो हमें पता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए क्या होता है, कोस 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में कोस 3 इंटू 20। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। अगला सवाल हमारे पास, एक वेंडर जो है वो वेजिटेबल्स को 12 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिलते उसमें। तो वो क्या करता है, प्राइस को रिड्यूस कर देता है 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से और फॉल्टी वेट यूज करता है, 800 देना स्टार्ट कर देता है 1 किलो की जगह। तो हमें बताना है फाइंड दी परसेंटेज चेंज इन दी एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें कितने का चेंज आया। अब देखो फर्क क्या हो गया, पहले 12 रुपए किलो दे रहा था, अब क्या दे रहा है, वो 8 रुपए किलो कह रहा है लेकिन दे 800 ग्राम ही रहा है। तो मैं कह सकता हूं वो बेच रहा है कुछ इस तरीके से कि वो 800 ग्राम देगा कितने का, 8 रुपए का। 1 किलो कितने का देगा अगर मैं निकालूं, तो 1 किलो कितने का देगा, तो 8 भाग 800 इंटू में 1000 कर दो, वरना आप सभी लोगों को दिख ही रहा था कि भैया 800 ग्राम 8 का है तो 1 किलो 1000 ग्राम कितने का होगा, 10 का होगा।
तो इतने का दे रहा है, पर चेंज में क्या आया प्राइस के, पहले 12 बेच रहा था अब 10 का बेच रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप 12:10, तो मैं कह सकता हूँ 6:5, तो एक कम कर दिया 6 पे, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, 1/6 कितना होता है 16, 2/3%। 16 2/3% उसने रिड्यूस कर दिया प्राइस। अगला सवाल मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 22 सेंटीमीटर इसकी विड्थ दे रखी है। अगर एक इसे रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाए तो हमें उस सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है। देखो जब मैं इसे रोल करूंगा ना तो होगा क्या, रोल कहां से करना है, अलोंग इट्स ब्रेथ, तो ये मेरी लेंथ है और ये विड्थ है। विड्थ के अलोंग रोल करना है ना, तो हम यहां से उठाएंगे इसे और ऐसे रोल कर देंगे। अब रोल करेंगे जब, तो आप कहेंगे सर जो ये वाला रीजन है ना रोल करने पे, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा हूं, एरिया ऑफ बेस, या बेस का सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस यही बनेगा। ठीक है, अगर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो ये इजीली दिखाया जा सकता है। मान लो मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर है ये, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ के अगर मैं इसे मोड़ूंगा कोरोस्पोंडिंग, तो ये कुछ इस तरीके की एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। ठीक है, सिलेंडर बन नहीं रहा सही से, ठीक है, सो इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। तो जो ये मेरी ब्रेथ थी ये क्या बन गई, अब ये बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। क्लियर, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2πr किसके बराबर, 22 के बराबर। ठीक है, यहां से आप रेडियस डायरेक्टली बता सकते हैं जिन लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी हैं। अगर हमारे पास पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस 22 हो तो रेडियस होता है 7/2, वरना सिंप्लीफाई कर लो, ये 22/7 लिखोगे, सोल्व करके रेडियस 7/2 आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम हमसे पूछेगा तो πr² होता है, तो 22/7 इंटू में 7/2 इंटू 7/2, और इंटू में हाइट कितनी है 60। सोल्व कर लो, ये वाली वैल्यू भी हमें पता होती है, वैसे ये वाली वैल्यू होती है 38.5। ठीक है, अगर रेडियस 7/2 है तो πr² पता होता है। इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0 हटाऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो 33 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 48 51 5 कैरी फॉरवर्ड 23। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक पीकॉक बैठा है एट द टॉप ऑफ अ पिलर। बढ़िया कुछ सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, यहां पे ये ग्राउंड है, यहां पे मैंने एक पिलर बना लिया और यहां पे मेरा पीकॉक बैठा हुआ है। पिलर की हाइट हमें दे रखी है 9 मीटर। एक पॉइंट है जो 27 मीटर की दूरी पे है। एक स्नेक है यहां पे, वो होल की तरफ आ रहा है जो पिलर के बेस में है, तो ये इस साइड मूव करेगा स्नेक। पीकॉक क्या करता है, स्नेक का शिकार करता है, उसे खाता है। तो जैसे उसने स्नेक को देखा तो पीकॉक स्नेक की तरफ यहां से ऐसे कूदेगा और स्नेक अपना इधर से चल रहा है। कहता है कि अगर उनकी स्पीड बराबर है तो होल से कितनी दूरी पे स्नेक पीकॉक को पकड़ेगा। तो लॉजिकली पंछी क्या करते हैं, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं जो हवा से उड़ के आ रहे होते हैं। तो स्नेक ऐसे चल रहा है और पीकॉक भी अगर ऐसे जाएगा इसके डायरेक्शन में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे वो क्या करेगा, इसे हट दबोचेगा। हमसे ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको एज्यूम करना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस लेगा इसे पकड़ने के लिए। अगर ये लाइन मेंशन्ड नहीं होती तो भी आपको यहां पे ये मान के चलना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ही कवर कर लेगा स्नेक को पकड़ने में। तो स्नेक ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, पीकॉक ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया, दोनों की स्पीड भी सेम है,
तो हमें बता दो कि होल से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे पीकॉक स्नेक को पकड़ रहा है ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस हमें बताना है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे फटाफट से, पीकॉक की और स्नेक की स्पीड सेम है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, और यहां पे पकड़ लिया, तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो मान लो पीकॉक की स्पीड x मानी है, तो मेरे पास इसकी भी स्पीड x होगी, या फिर जो डिस्टेंस ये सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे, मान लो इसने x डिस्टेंस का ट्रेवल करा क्योंकि स्पीड सेम है, तो ये भी डिस्टेंस जो होगा वो x ही ट्रेवल किया जाएगा, है ना। हमें सोल्व करके d का मान बताना है, तो कर लेते हैं सोल्व। अच्छा d किसके बराबर है, ये 27 है और ये x है, तो ये 27 माइनस x के बराबर हो जाएगा, और ये है x। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अपना आंसर निकाल लो। कोई ट्रिपलेट्स वगैरह दिमाग में आ रहे हैं क्या? अच्छा 9 का किसके साथ ट्रिपलेट बनता है आप ध्यान दो जरा, कहां कहां हम ट्रिपलेट यूज करते हैं 9 का? 9 का बनता है 12 और 15 के साथ, है ना। तो क्या यहाँ पे ये सेट बैठ सकता है? x को अगर 15 कर दिया तो ये 12 ही आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली दूरी जो होगी d वाली दूरी, ये 12 ही आ जाएगी मेरी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ट्रिपलेट्स थोड़ा सोच लिया तो हो गया, वरना आप इसे निकाल सकते थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, आपको आंसर मिल जाता। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। जब भी कोई नए तरीके की फिगर मिले ना आपको एग्जाम में, लास्ट में के लिए छोड़ दो क्वेश्चन, ये साथ के साथ नहीं करना। इस फिगर में कहता है कि QS पैरेलल है BA के, QS पैरेलल है BA के और QR पैरेलल है CA के। PQ हमें दे रखा है 10, तो आप बता दीजिए यहां पे PB इंटू में PC क्या होगा? दिस इंटू में पूरा दिस। अब यहां पे देखो, अगर पैरेलल चीजें दे रखी हैं तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा, है ना। और जब भी पैरेलल चीजें दे रखी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाला ट्रायंगल को पकड़ लिया, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या है? वो है क्या कहते हैं हमारे पास, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल PRB और PQS आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। वरना आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, बाकी हम सिमिलैरिटी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? आप कहेंगे सर PQ बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, क्योंकि PQ का मान हमें दे रखा है ना, तो PQ की टर्म्स में लेके चलेंगे। PQ ये हो गया, ये डिवाइडेड बाय, मुझे एक PB चाहिए था तो PB ले लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये वाली दूरी बराबर होगी यहां से लेके PS रेशियो PR। अब PS और PR दिख रहा है मुझे, अब यहां पे कौन सी रिलेशनशिप मेरी लग सकती है? अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, यहां पे एक और ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, ये और ये पूरा का पूरा, ये वाली लाइन भी तो इसमें पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल PRQ और PSC ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगेन यहाँ पे PS डिवाइडेड बाय PR किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे PC डिवाइडेड बाय PQ। तो यही वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई? ये PC डिवाइडेड बाय PQ। हमें चाहिए क्या? PC और PB का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इन्हें सोल्व कर लो। PC इंटू में PB, ये PQ के होल स्क्वायर के बराबर आ गया, और मेरे पास यहाँ पे PQ कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। दिस इज माय आंसर। बाकी आप चीज ये सोच सकते थे कि भैया ट्रायंगल के अंदर, पूरे फिगर के अंदर मुझे एक ही साइड दे रखी है, तो चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइड किसी का आधा अधूरा, 2/3, 3/3 कुछ दे नहीं रखा, तो जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट पूछा है वो 10 का ही कोई मल्टीपल होगा। 10 है तो 10 की रेंज में ही जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या पॉसिबिलिटी बनती? 10 का स्क्वायर, दैट कैन बी द इजीएस्ट सॉल्यूशन। अगर इस क्वेश्चन को मुझे देखते ही करना होता
विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो मैं ऑप्शंस में से मैच करना होता तो मैं इसे टिक करता। बाकी 70, 80, 90 दिमाग में आते ही नहीं कि यार इसी से कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। और 10 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ये है, ये दो साइड का मल्टीप्लीकेशन है, ये सिंगल साइड है, तो मतलब हो सकता है इसका स्क्वायर हो रहा हो। ठीक है, बाकी ये रिजल्ट आप याद भी रख लेना। इस तरह के क्वेश्चन हमने अलग तरीके की फिगर में किए हुए, इसी फिगर को थोड़ा मॉडिफाई कर देते तो वो आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे क्वेश्चन। अगला सवाल मेरे पास कह रहा है, इस पूरी फिगर के अंदर ओपी बराबर दे रखा है डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां पे 2r, और ये लिख सकता हूं r, कुछ ये रिलेशनशिप दे रही है, और ये मेरा 90 डिग्री होगा ही होगा एंगल, हमें पता है। आगे कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीपीओ, बीपीओ, इसका 2 गुना बताना है। अगर मैं कहूं ये थीटा है, चलो ठीक है, ये 2r है, यहां पे ये भी r है मेरे पास, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं यहां से फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, r अपॉन में 2r, ये तो 1/2 के बराबर हो गया। कब होता है, जब थीटा मेरा कितना होता है 30 डिग्री। हमसे पूछा 2 थीटा, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 60 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, कितने रेवोल्यूशन एक सर्कुलर व्हील लेगा जिसका एरिया 6.16 है और उसे डिस्टेंस कवर करना है 572 मीटर का। तो सर्कुलर व्हील कुछ इस तरीके से होता है। एरिया अगर 6.16 दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता है, और जब एरिया 616 होता है तो हमारा रेडियस 14 होता है। 6.16 है तो रेडियस आ जाएगा 1.4, और रेडियस 14 होता है तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस 14 के केस में 88 होता है, तो इस केस में 8.8 हो जाएगा। ये चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। पेरीमीटर आ गया, एक रेवोल्यूशन जब ये लेगा टायर तो एक पेरीमीटर जितना एरिया कवर करेगा, कितने रेवोल्यूशन लेना पड़ेंगे कि 572 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए, तो 572 डिवाइडेड बाई 8.8 सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा लेंगे तो यहां पे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो आंसर 5 का मल्टीपल तो हो गई, क्योंकि 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, चारों ऑप्शन में 5 के 3 मल्टीपल है। चलो देखते हैं क्या आता है। 11 से काट के देखते हैं, 5 दूनी, और यहां पर आएगा 8, 8 से काटूंगा तो 5, और 4 से ये कट जाएगा 13, 65 मेरा आंसर आ रहा है। अगला सवाल हमारे पास, एक मशीन है जिसका एमआरपी इतना दे रखा है, इस पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और उसके बाद कुछ कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद मशीन को 255000 का बेचा जाता है। तो हमें बताना है कैश डिस्काउंट कितने का दिया होगा। तो आप कहेंगे सर पहले तो मैं वैल्यू लिख लेता हूं 32, 1 2 3 4, वैसे जीरो मन मन में ऊपर ही काट दो। आप कहेंगे मान लो 320 है, तो हम कितने का बेच रहे हैं, 255 का बेच रहे हैं। हर चीज पूरी पूरी लिखोगे तो एग्जाम में टाइम ही वेस्ट करोगे आप। रेशियो में देख लिया हमने, पहला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट दिया 15% का, तो कितने का बेचेंगे, 17/20 का बेचेंगे, 15% घटा दिया। अब ये जो वैल्यू आई, जो कैश डिस्काउंट होता है, जो ये वाली फाइनल वैल्यू बनी ना ट्रेड डिस्काउंट के बाद, इसके ऊपर लगता है कैश डिस्काउंट। तो मैंने मान लिया कैश डिस्काउंट की वजह से जो चेंज आएगा वो के का आएगा, तो ये हो गया इतना। अब सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे, 20 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 16, 17 से ये काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 जा और 5, तो के आ गया मेरे पास 15/16। तो इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू 16 थी तो यहाँ पे क्या हो गई, 1 घट के 15 हो गई, तो 1 का डिस्काउंट मिला 16 पे, कितना होता है 6.25% होता है। तो कैश डिस्काउंट इतने का होगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं पी क्यू आर एस, ये प्रोपोर्शन में है, क्यू 45 ज्यादा है पी से और एस 75 ज्यादा है आर से। पी और आर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें सम बताना है। चलो कैसे करेंगे, देखो पी क्यू आर एस अगर प्रोपोर्शन में हो तो पहला और चौथे का मल्टीपल और दूसरे और तीसरे का मल्टीपल बराबर हो जाता है। तो पी और एस ये बराबर होगा क्यू इंटू में आर के, ये तो सबको समझ में आ रहा है। कहता है क्यू 45 ज्यादा है किससे, पी से,
तो Q को लिख देता हूं P प्लस 45। आगे कहता है S 75 ज्यादा है R से, तो 75 प्लस R लिख देता हूं S को। बाकी को एज इट इज रख देते हैं, और कुछ रिलेशनशिप नहीं आ रही मेरे पास। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे ये बनेगा PR और ये भी बनेगा PR, कट जाएगा। तो मेरे पास बचा 75P, ये किसके बराबर आ गया 45R के, और P रेशियो R अगर आप निकालेंगे तो 3:5 बचेगा 15 से काटने के बाद। P और R का ही प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर मैं इसे 3x मान लू, इसे 5x मान लू, तो प्रोडक्ट हो गया 15x², ये बराबर है 8640 के। 15 से काट दोगे तो 7 जा 114, सॉरी 5 जा 7 जा 6 जा, और x² 576 है तो x आ गया 24। हमसे पूछा है इनका सम बता दो P, Q, R एंड S का। चलो x की फॉर्म में निकाल लू पहले मैं। देखो P क्या है मेरे पास 3x, R क्या है मेरे पास 5x, Q क्या है P प्लस 45, तो 3x प्लस 45 है ये, और S क्या है मेरे पास 75 प्लस R मतलब 5x प्लस 75। अगर इन सब का सम करेंगे तो 5 और 3 8, 8 16, 16x प्लस 120 बन गया। x को अगर यहां पे 24 रख दिया मैंने, 16 4 जा 6 कैरी फॉरवर्ड 384, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे क्या, 504 है, सॉरी यूनिट डिजिट तो सबकी सेम है। चलें आगे, अगला सवाल कहता है आप बता दो अमाउंट क्या होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट का, जो 51,410 का डेट जो कि हमें 5 साल में पे करना है वो ड्यू कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 3% पर एनम। तो इतना पैसा हमें 5 साल के बाद देना था, कितना देना था 51400। जो इंस्टॉलमेंट है एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो उसे x मान लिया मैंने हर एक इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंस्टॉलमेंट जानी है तो 5x तो मेरा एक्चुअल प्राइस चला गया। अब इंस्टॉलमेंट जो मैंने पहले साल भरी उस पर 4 साल का ब्याज, दूसरे पे 3 साल का, फिर तीसरे पे 2 साल, चौथे पे 1 साल और लास्ट पे कोई भी जीरो नहीं। तो टाइम कितना ब्याज मिलेगा मुझे 4 + 3 + 2 + 1 + 0, इतने टाइम के लिए ब्याज मिलेगा। रेट है 3% का, और ये कौन सी है प्रत्येक हर एक वैल्यू की इंस्टॉलमेंट पे इतना इतना ब्याज मिलेगा। तो मेरे पास ये इसके बराबर हमें x का मान बताना है। सोल्व कर लेते हैं। ये तो आ गया 10 इंटू 3%, 30% मतलब 0.3, तो 5.3x 51410 है, सॉरी x का मान क्या है, पहले तो पॉइंट हटा लोगे तो एक जीरो और लग जाएगी, तो 2 जीरो तो लास्ट में आनी है। 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, आप कहेंगे सर 7 से, तो जो भी आंसर होगा लास्ट में 700, तो ऑप्शन नंबर सी ही सेट बैठ रहा है। चले आगे, सेमी पेरीमीटर और एरिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें x और y दे रखा है वो है 10 और 24। सेमी पेरीमीटर क्या होता है x + y, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। एरिया हो गया ये मेरे पास 24। हमें क्या मान बताना है, x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4। अभी एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम सोचें कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाए, और आप इजीली देख भी पाएंगे x y अगर 24 है तो मेरा ऐसा हो सकता है कि x 6 हो और y 4 हो, 6 चौक 24 और 6 + 4 10, इजीली दिख रहा है, पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। 6 की पावर 4 आता है 1296, 6 स्क्वायर इंटू 4, 6 इंटू 4 24 का स्क्वायर 576, और 4 की पावर 4 मतलब 4 4 16 256। यूनिट डिजिट से करेंगे तो 6 6 6 8 इसी में आ रहा है, तो 2128 आंसर आएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, ये तो सिंपल था, मैंने ओरली सोल्व कर दिया देखते ही,
अदरवाइज आप इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे। जैसे आपको x प्लस वाई मिल गया, आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। वो क्या होगा मेरे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां से वैल्यू आ जाती मेरे पास ये 52। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को घटा दूं तो मुझे क्या देगा, वो यही रिजल्ट दे देगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं सर 52 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना था 24, 24 का स्क्वायर कर दो, तब भी आपको क्या मिलेगा, आंसर यही मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से भी किया जा सकता, तो और भी मेथड्स हो सकते हैं इसे करने के। अगला सवाल मेरे पास, रिया ने 480 किलोमीटर एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। पहला हाफ डिस्टेंस 4 घंटे में कवर किया, अगले लेग में उसने 2/3 की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे तक। हमें बताना है स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, 480 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो टोटल कितने घंटे लगते हैं, आप कहेंगे सर 8 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब क्या किया उसने, आधा डिस्टेंस, तो ये हो गया 240 किलोमीटर। किस स्पीड से, 4 घंटे में कवर करा, तो स्पीड कितनी हो गई होगी, आप निकालना चाहें तो 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो अनदर लेग है, ये लेग 1 उसने कवर किया, 2/3 स्पीड ऑफ द फर्स्ट लेग, इसका 2/3 कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे तक चली इस स्पीड से, तो ये हो गया 2। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 80 किलोमीटर कवर कर लिया। अब बचा कितना मेरे पास डिस्टेंस, आप कहेंगे सर 480 टोटल था, 320 कवर हो गया, तो 160 डिस्टेंस बचा। कहते हैं कि स्पीड क्या होनी चाहिए रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे हमें रिमेनिंग डिस्टेंस दिख रहा है। रिमेनिंग टाइम कितना होगा, टोटल 8 घंटे थे, 6 घंटे यूज हो चुके, बचे 2 घंटे, तो ये 160 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर। स्टेप बाय स्टेप चलो और अपना आंसर निकाल लो। अगला सवाल हमारे पास, अगर एक स्फेयर के रेडियस को 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दें तो उसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है, तो हमें बताना है इंक्रीज से पहले रेडियस क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे सर मान लो इनिशियल रेडियस r है, तो मेरे पास सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, तो पहले एरिया इतना रहा होगा। अब 2 से अगर हमने बढ़ा दिया तो 4πr प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा एरिया हो गया। कितने से बढ़ गया, ये बढ़ गया 616 से। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 4π को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 इंटू 22/7 कॉमन ले लिया, r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बचेगा पहले, माइनस करने पे प्लस करने पे 2r प्लस 2 बचेगा, ये आया 616। आप देखेंगे 22 से अगर मैं काटूं तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 2 जा 8 जा, 4 से काटूंगा तो 7 जा, 7 7 जा 49, और ये 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 49/4 बचेगा, और ये वाली वैल्यू r प्लस 1 रह जाएगी इधर, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 12.25 माइनस 1 11.25, ये आ गया r। अगला सवाल हमारे पास कहता है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, ये 2x स्क्वायर है, इसे थोड़ा अलग मत लेना, ये जस्ट 2x स्क्वायर है, ये a प्लस बी बाई एक्स के बराबर है, जहां a और b कांस्टेंट इंटीजर्स हैं, तो हमें a b का मान बताना है कि क्या होगा, a इंटू बी। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से करना, ये अलग टाइप का सवाल है थोड़ा। 2x अपॉन में x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 4 माइनस में
12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये बराबर दे रखा है a प्लस बी बाई एक्स। जब इस तरीके का सवाल होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, इसे पूरे को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना होता है जिसमें यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू हो, ये कांस्टेंट वैल्यू और नीचे डिनोमिनेटर में x बचे, फिर हम a और b की वैल्यू इक्वेट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। ये x प्लस 2, 2x प्लस 4 को 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, और यहां पे मैंने अगर 2x को कॉमन ले लिया तो आपको x प्लस 2 दिख रहा है, तो मेरे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2x x प्लस 2। यहाँ पे मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना है तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे मुझे x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, देखो ये प्लस x है, माइनस x, प्लस का x इधर भी है तो ये हो जाएगा 2x, 2 से कट जाएगा सारा का सारा ऊपर वाली इक्वेशन, 2 से काट दूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x, x प्लस 2 यही बचेगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं आगे, देखो ये क्वाड्रेटिक है, 2 इंटू में 6 12 होता है, तो इसे किस तरह से स्प्लिट करूं, आप कहेंगे सर इसे 4x माइनस 3x लिख सकते हैं आप, ठीक है x ही आएगा, लेकिन अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा यहाँ पे ऊपर 2x कॉमन लिया x प्लस 2, फिर मैंने माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू में x प्लस 2। आप देखेंगे x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां पे मेरे पास 2x माइनस 3 और यहां पे मेरे पास x इंटू में x प्लस 2, तो ये कट गया, 2x माइनस 3 है तो 2x डिवाइडेड बाय x तो बचेगा 2 माइनस 3 बाई 2x ये बचा। कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करूंगा इसे तो a क्या आ गया 2, b क्या आ गया माइनस, ये डिनोमिनेटर में x है, ये डिनोमिनेटर में x है तो माइनस 3 बाई 2, ये b है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमसे पूछा है ए बी, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 3। अगला सवाल हमारे पास कहता है अनीता और आनंद एक काम को 12 और 18 घंटे में कर सकते हैं। अनीता को ए मान लेता हूं, आनंद को बी मान लेता हूं, ठीक है। तो 12 18 इतना दे रखा हो तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 36 एफिशिएंसी 3 और यहां पे आ गई 2। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने काम लिया 48,000 रुपीज का, अरुण की मदद से इन्होंने काम को 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। हमें बताना है कि अनीता और आनंद का शेयर कितना रहा होगा। अब अनीता और आनंद का ही बताना है ना, मतलब ए और बी का शेयर बताना है हमें। तो आप कहेंगे सर इनके एक दिन का काम, अनीता का 3 है और आनंद का 2 है, तो एक दिन का काम हो गया 5, 6 दिन में काम निपटा है तो इन्होंने 6 दिन काम करा होगा। 5 इंटू 6 कितना काम करा इन्होंने 30, तो जितना काम करा उसी प्रोपोर्शन में उन्हें पैसे मिलेंगे। 30 काम करा, टोटल काम था 36, तो इतना इन्होंने काम करा टोटल काम का, तो पैसे भी इन्हें टोटल काम के इतने मिलेंगे। टोटल काम के लिए पैसे कितने थे 48,000, तो इन्हें मिलेगा इतना 48,000 30 इंटू 36। आपको अरुण का काम निकालना, अरुण की एफिशिएंसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहीं से आंसर मिल रहा है। आप देखेंगे 5/6 आएगा, 6 से इसे काटूंगा तो यहाँ पे 8,000 आएगा, 5 इंटू 8,000 कितना हो गया 40,000। क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल मेरे पास कहता है इस फिगर के अंदर ओ सेंटर है सर्कल का, 3 टेंजेंट दे रखी है, एक पी से लेके जा रही, एक पी से इधर जा रही और एक क्यू आर। क्यू पी आर 30 डिग्री, हमें बताना है क्यू आर, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। ये वाला एंगल हमें बताना है, तो ये वाला एंगल क्या होता है हमारे पास, ये वाला एंगल होता है हमारा इस तरह के क्वेश्चन में 180 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मेरे पास 75। अगर बेसिक से देखना है तो मैं बेसिक से भी बता देता हूं, वरना डायरेक्टली आपको करना आना चाहिए। अब देखो यहां पे हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो ये टेंजेंट जा रही है तो मैं इसे टेंजेंट को मिला देता हूं, यहां से ये मिला दी और यहां से ये मिला दी, ठीक है। अब आपको इतनी चीजें पता है, एक टेंजेंट मेरी यहां से ये जा रही है, इस पॉइंट से देखूं
तो एक ये जा रही और एक ये जा रही, इस पॉइंट से देखूं तो एक ये जा रही एक ये जा रही, है ना। एक लाइन और मिला देता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, कोई दिक्कत। आप मुझे फटाफट से बताइए, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाती हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल जो बनते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल, ये आपस में क्या होते हैं, कोंग्रुएंट होते हैं। तो मैं कहूंगा अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल पॉइंट आर देखूं तो इससे दो टेंजेंट जा रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरी फिगर को देखो आप, इसे ये दोनों तो एंगल 90 हो गए, तो इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा। तो मैं कह सकता हूं 30 प्लस ट्वाइस थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर, 180 के बराबर। तो ट्वाइस थीटा प्लस अल्फा ये किसके बराबर, 150 के बराबर। थीटा प्लस अल्फा क्या है, जो हमें एंगल चाहिए, यही तो पूछा था हमसे। तो थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर, 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 75। इसी तरीके से प्रॉपर्टी हमें लगानी थी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हमारा प्रोबेबिलिटी पे कहता है, एक मार्क्समैन है जो टारगेट को हिट करता है 1 आउट ऑफ 5 टाइम, 5 बार चलाएगा तो एक बार हिट करेगा। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एटलीस्ट एक बार हिट कर दे अगर 10 बार शॉट लगाए। तो आप कैसे कहें, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 माइनस एक बार भी हिट ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। एक बार हिट कर, 5 बार में से वो कितनी बार हिट करता है, एक बार हिट करता है। कितनी बार हिट नहीं करता है, 5 में से एक बार हिट करेगा, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5 होगी। 10 शॉट उसने लगाए तो 10 बार हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी, 10 के 10 शॉट में वो हिट ना कर पाए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर 4/5 को 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी पावर 10 हो गई। और हमें एटलीस्ट 1 हिट कर दे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग नन, ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1/4/5 की पावर 10। सिंपल सवाल था। चलें आगे। याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, जिसमें पी क्यू और क्यू आर हमें 24 और यहां पे 16 दे रखा है। एक्स वाई जेड मिड पॉइंट्स है पी क्यू एस पी और एस आर के, पी क्यू एस पी और एस आर, ये क्या हो गए, इनके मिड पॉइंट्स हो गए। हमें एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड, क्यू एक्स, ये एक्स है ये वाई है और ये मेरे पास जेड, ठीक है। ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। देखो आपको पता है ये मिड पॉइंट्स है, तो ये 16 है, ये 24 है, तो 24 का आधा कितना होगा, 12, ये भी 12 हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये 16 है तो ये भी 16 है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये पूरा 24 है तो अगेन ये 12 हो गया, ये मेरे पास 12 हो गया। अब मैं देखो खाली ये वाला एरिया हमसे पूछे तो नहीं बता सकता क्योंकि मुश्किल होगा निकालना, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 24 इंटू में 16। इसमें से क्या घटाना है, ये वाला एरिया क्या होगा, ट्राइंगल बन रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू में 8 इंटू में 12। अब इसी में क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे 8 इंटू 12 आएगा, दोबारा से हाफ इंटू 8 इंटू 12, तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो एक 2 और मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर यहाँ पे मेरे पास हाफ इंटू में 12 इंटू में
16, यही आ रहा है। तो सोल्व करते हैं। देखो 12 दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो मैंने पहले 2 से 2 काट दिया, इधर 12 को ना काट के 16 को काटता हूं तो बचेगा मेरे पास 8। 12 कॉमन ले लिया मैंने। अच्छा 12 इंटू 8, दोनों जगह 12 इंटू 8 ही बचा। 12 8 जा 96, 192। 24 इंटू 16 माइनस 192, ये भी सोल्व भी कर लो। ये क्या है 12 इंटू 2 है, ये 8 इंटू 2 है, तो मेरे पास क्या था 12 इंटू 8 इंटू 2 करा था मैंने, 12 इंटू 8 इंटू 2, तो ये आ गया। ये वाली वैल्यू मेरे पास 192 ही आएगी। 192 इंटू 2 माइनस 192, तो ये 192 ही बचेगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, वरना पूरी कैलकुलेशन कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन थी। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास, जहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस मैथ्स के देख लिए। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सारे क्वेश्चंस जो भी हैं लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके बनाते हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है वो आप लोगों को हम टेस्ट फॉर्म में देते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर आपको लगता है करनी है बेसिक से, अगले साल को टारगेट कर रहे हैं, तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने शुरुआत में टारगेट ग्रुप स्टार्ट होते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे आपको क्लासेस वगैरह कैसे करनी है सब कुछ बताते हैं। वरना कोर्स के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल ही जाएंगे जब भी आप ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है कि आपको काफी ज्यादा मदद हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज अलग है, लेकिन कोर्स के अंदर भी हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट बना रखे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफी आगे लेके जाते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए आपके पास अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हैं। टीयर 2 टीयर 1 कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे हेल्प भी लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।